बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज हम बात करेंगे, एक तो गुज़िश्ता रात सहाफ़ी असद तूर को गिरफ्तार कर लिया गया FIA की जानिब से। ये मामला है क्या, इस पर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। और नाज़रीन, इसके अलावा कौमी असम्बली के हलकों के नताइज फिर से तब्दील होना शुरू हो गए हैं और कुछ इत्तलात जारी है कि शायद 10 से 15 हलकों के नताइज तब्दील करना मकसूद है और सारे हलकों पर तहरीक इंसाफ को हराना, इन तहरीक इंसाफ की 8-10 सीटें कम करके नून लीग को दिए जाने का जनाब एक प्लान सामने आया है। और इसमें एक सीट तो लोधरा वाली तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, असम्बली में रजिस्ट्रेशन हो चुकी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अचानक रीकाउंट का ऑर्डर दिया और जनाब वहां से तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट जो है वो नून लीग को दे दी गई है। अब जो है अगली सीट NA-97 फैसलाबाद के अंदर भी तहरीक इंसाफ से सीट लेके नून लीग को देने का प्लान जो है वो नजर आ रहा है, वहां भी रिकाउंट का ऑर्डर हो गया है। तो इस पर एक दावा आ रहा है कि 10 सीटें बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है नून लीग की, एक बहुत बड़ा एक पर्पस इसका बताया जा रहा है, उसमें बात करूंगा। इसके अलावा जनाब मामला यह है कि एक जज का इस्तीफा आया है। उस इस्तीफे की वजह मैं आपको बताऊंगा। उस जज ने इस्तीफे में यह जरूर कहा है कि जिल्लत के माहौल में नौकरी नहीं कर सकता। और फिर जनाब एक वज़ीर आला साहब की वजीर के साथ लड़ाई हो गई है बड़ी सख्त किस्म की, आपसे इस पर बात भी करेंगे। और रातों रात बाय द वे बिजली जो है वो 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। ये रातों रात नोटिफिकेशन निकला है, इसका फैसला हुआ है, इसमें बात करूंगा। जनाब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है। उस इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। किस तरह से 8 फरवरी के नतायज कुछ और थे, 9 फरवरी को नतायज बदल के कुछ और हो गए। परसों मेरे प्रोग्राम पे मियां जावेद लतीफ, जिनका ताल्लुक किसी और से नहीं मुस्लिम लीग नून से है, वो गवाही दे चुके हैं कि हाँ ऐसा ही है कि कुछ लोग 8 फरवरी को जीते और कुछ 9 फरवरी को जीते और 8 फरवरी के जीते हुए बहुत से लोगों की जीत को 9 फरवरी को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। अच्छा, इस पर बात बड़ी खुल के हो रही है, चूंकि सबसे बड़ा जो एविडेंस है इस धांधली का वो है फॉर्म 45, जो कि इलेक्शन कमीशन का ही जारी करदा एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसी पे सारे लोग बात कर रहे हैं। तो असद तूर भी वन ऑफ अस जो कि इस तरह से बात कर रहा था इंतखाबी धांधली के ऊपर। तो असद तूर की कल पेशी थी दूसरी मरतबा FIA में, FIA साइबर क्राइम में। और असद तूर से 5 घंटे तफ्तीश के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेने की वजह जो है वो नहीं बताई गई। केस जो है वो बताया जा रहा है, मैंने कुछ तफसीलात चेक करने की कोशिश की है, कुछ 7 के करीब जो है वो इस वक्त इंक्वायरी जो है वो असद तूर के खिलाफ खोल दी गई है। और इनमें एक तो चीफ जस्टिस वाला मामला है और कुछ दीगर मामला हैं। तो कल भी जब बुलाया गया असद तूर को तो उसमें वजह जो है गिरफ्तारी की किसी को भी नहीं बताई गई। 5 घंटे रखा गया इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसके बाद फिर गार्ड के जरिए रात 9:30 बजे एक पर्ची नीचे भिजवाई गई FIA की बिल्डिंग से और नीचे वकला या बाकी जो साफी दोस्त खड़े थे उन्हें यह आगाह किया गया भाई कि असद तूर को हिरासत में ले लिया गया है। और असद तूर ने यह पैगाम भेजा कि उनकी वालदा, जो कि 78 साल उनकी उम्र है, बूढ़ी उनकी वालदा हैं जो कि बीमार भी हैं और डिपेंडेंट हैं, वो मुकम्मल तौर पर असद तूर के ऊपर उनके साथ रहती हैं इकट्ठी। तो ये दो ही माँ बेटा इकट्ठे रहते हैं। तो उन्होंने पैगाम भेजा जी कि मेरी वालदा को किसी रिश्तेदार के घर पर मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनका ख्याल रखना, सारी उनकी जो है वो चीज़ें वो असद तूर ही देखता है। तो उसको कल हिरासत में ले लिया गया। दिस इज़ वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट कि तनकीद जो है वो होती है जब आप किसी बड़े ओहदे पे पहुंचते हैं, कोई भी तनकीद वहाँ होती है, आपको सहनी पड़ती है। कल को यही बंदा आपकी तारीफ़ें करता था, आज वो आप पे तनकीद कर रहा है, तो आपको तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। मुझे याद है कि जैसे सुमरता बंदयाल के वाले से क्या क्या तनकीद नहीं हुई। बाकी भी अगर आप देखें कई ऐसे बड़े बड़े ओहदे पर लोग आए जिनके बारे में बहुत सा तनकीद होती रही है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से आमल सहाफ़ियों को हिरासत में लेना और ख़ुद अगर अदालत इसका नोटिस लेती और डायरेक्टली अदालत अगर कोई ऐसी कार्रवाई करती, बुला के पूछा जाता, तो ये डिफरेंट मामला होता है। एक तीसरे इदारे से जो है वो इंक्वायरी करवा के वहाँ से हिरासत में लेना, वहाँ से गिरफ्तार करवाना, ये मेरे ख्याल से इससे अदालत के लिए कोई नेक नामी नहीं होगी, बल्कि अदालत के ऊपर तनकीद या लोगों की जो है वो एतमाद या बाकी चीज़ें जो है उनके हवाले से, अदालत के हवाले से जो एक गुस्सा है वो शायद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये इस पर मेरे से जल्द अज जल्द कोर्स करेक्शन कर लेनी चाहिए। लास्ट टाइम जब 2021 में असद तूर को जब मार पड़ी थी, तशद्दुद हुआ था, उस वक्त तो मरीम नवाज साहबा ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा उस वक्त सख्त रिएक्ट किया था। आज कोई उनकी तरफ से पैगाम नहीं आया बाय द वे। तो इस मामले में जनाब असद तूर ही नहीं बल्कि बाकी भी कई लोग हैं। पहले इमरान रियाज को हिरासत में लिया गया है, फिर असद तूर को हिरासत में ले लिया गया। और जब भी ऐसी कोई गिरफ्तारी होती है
उसमें अमूमन जो होते हैं, जो बासर लोग होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उन्हें हिरासत में लिया जाता है दौरान इन्वेस्टिगेशन कि भाई वो बंदा जो है वो रिकॉर्ड को तब्दील कर सकता है, टेम्पर कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज हो सकता है। एक बेचारा सहाफ़ी कहाँ से वो रिकॉर्ड तब्दील करवा सकता है, कहाँ वो इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज हो सकता है। ये तो प्योरली नज़र आ रहा है कि ये हरासा करने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। तो इस पर साफ़ी तंजीमों को रिएक्ट करना चाहिए और तमाम साफ़ी बरदरी को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। वरना आज असदूर की यानी परसों इमरान रियाज की बारी थी, कल असदूर की बारी थी, आज मेरी या कल किसी और की बारी होगी, तो एक एक करके सारी ज़ुबानें बंद होना शुरू हो जाएंगी। वैसे भी पाकिस्तान में अब देखें कि इस वक्त ट्विटर जो है वो तकरीबन उसे बंद ही कर दिया गया है। पहले बीच में घंटा 2 घंटे खोलते थे, करते 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 आप हफ्ते से ऊपर हो गया, अब ट्विटर को तकरीबन सुला दिया गया है, अब्दी नींद जो है पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह से बाकी भी फिर एक एक करके चीज़ें जो हैं वो जो आज़ादी इजहार राय के वाले से या इजहार राय के जो मुख्तलिफ टूल्स हैं वो एक एक करके छीने जाते रहेंगे। और छीने क्यों जाती हैं ये चीज़ें? जहाँ पे ख़राबियाँ होती हैं, ख़राबी अगर ना हो, सब कुछ ठीक हो, तो वहाँ पे सब कुछ खुला रहता है, सब कुछ, कोई आज़ादी यानी कि वहाँ पे सर्व नहीं होती, किसी पे कोई इस तरह से केसेस नहीं होते, इस तरह से सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो हैं वो टूल्स जो हैं वो बंद नहीं होते। तो बहरहाल अब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखें ना अब कितना बड़ा गंद हो रहा है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तनकीद इलेक्शन के हवाले से हो रही है और मज़ीद ये मामला जो है वो रुक नहीं रहा। वैसे तो PSL के अंदर एक स्लोगन है खुल के खेल, तो यहाँ भी अब हम देख रहे हैं कि खुल के खेला जा रहा है। अच्छा, अब जो तनकीद तो अपनी जगह पे हुआ ही है जनाब के एक तरफ तहरीक इंसाफ के पास रिजर्व सीटें ऑलरेडी उनको जो है वो नहीं मिल रही, अभी तक जो है वो नहीं मिली हैं। एक सूबे में CM का इलेक्शन हो चुका है, CM 2 सूबों में CM मुंतखब हो चुके हैं। मखसूस नशिस्तें जो मुखालिफ पार्टी है, जो कम्पीटिंग पार्टी है, जो कम्पीटिंग एक पोलिटिकल पार्टी है, उसकी मखसूस नशिस्तें नहीं मिली उसको, वो खाली जनरल सीटों की बिना पे इलेक्शन लड़ रहा है और उधर से जो है वो अगलों को जनरल सीटें प्लस मखसूस नशिस्तें मिलके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये एक ऑलरेडी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इस स्टेज पे भी उससे तहरीक इंसाफ को महरूम किया गया है। अच्छा, अब जनाब जो बड़ी गेम हो रही है, बड़ी जो इस वक्त एक गेम हो रही है वो ये हो रही है कि लोधरा में NA 154 ये क्यों हो रहा है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। एक बड़ा इंकशाफ इस वाले से सामने आया है और एक बड़ा हदफ है इसका। हो ये रहा जनाब कि लोधरा में जो वारदात डली है कि लोधरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना फराज नून ये कामयाब हो गए थे 9 फरवरी को, यानी 8 फरवरी के बाद अगले दिन जब इनके नताइज आए थे, तो ये अब्दुल रहमान कांजू से जीत गए थे 6000 से वोटों के मार्जिन से तकरीबन। राना फराज नून ने हासिल किए थे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने 1,34,937 वोट, जबकि अब्दुल रहमान कांजू जो कि नून लीग के कैंडिडेट थे 1,28,438 वोट लेकर उनसे शिकस्त उन्होंने खाई थी तकरीबन 6000 वोटों की रफली। अच्छा, वो जो नोटिफिकेशन पहले निकला हुआ है उसमें 7,803 वोट रिजेक्ट हुआ था। कितना था? 7,803। अब जब दोबारा गिनती की गई है इस हल्के में, तो अब गिनती कब हो रही है? जब फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 48 नोटिफिकेशन जारी हो चुका, बंदा असेंबली में जाकर उसने अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है, जाके जीतने वाले कैंडिडेट तरीके साहब के फराज नून साहब ने। तो अब बाद में एक आफ्टर थाट आई जनाब कि नहीं, अब एक हदफ बढ़ा है जनाब, उसके लिए तो तरीके साहब की सीटें कम करके नून लीग की सीटें हुक्मरान की सीटें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। अब जनाब ये हुआ कि सब कुछ होने के बाद बंदा असेंबली में अपनी रजिस्ट्रेशन भी करा चुका है, तस्वीरें खिंच गई, सारा कुछ हो गया, कार्ड शार्ड बनने के लिए दे दिया। हुआ ये जनाब के रिकाउंटिंग का ऑर्डर होता है जनाब रातों रात, और रिकाउंट में ये होता है जनाब के इतवार को गालिबन ये रिकाउंट का ऑर्डर होता है। और रिकाउंट के बाद अब जो सीटें निकली हैं, यानी अब जो नंबर ऑफ वोट्स निकले हैं, तो उसमें अब्दुल रहमान कांजू जिनके 1,28,438 वोट थे, उनके 1,000 वोट तकरीबन उनके कम किए गए, बल्कि 1,000 से भी कम, तकरीबन 700 वोट उनके कम करके उनके 700 वोट कम किए गए। इनके वोट हो गए ये 1,27,984, यानी 1,28,438 से कम करके 1,27,984 कर दिए गए। और उधर जो है जो तहरीक साहब के राना फराज नून थे जिनके 1,34,937 वोट थे, उनके वोट कम करके 1,20,683 कर दिए गए, तकरीबन उनके 13,000 के करीब वोट उनके कम कर दिए गए। यानी उधर नून लीग वाले का 1,000 वोट कम किया, तहरीक इंसाफ वाले के 13,000 वोट कम कर दिए। और टोटल जो रिजेक्टेड वोट थे पहले थे 7,803, और अब जो मुस्तरद शुदा वोट है उनकी तादाद होगी 20,816, यानी 13,000 से ज्यादा वोट मुस्तरद कर दिया गया एक दिन में। और ये बड़ा आसान होता है जब, यानी कि आपने रिकाउंटिंग में किसी बंदे को हराना हो तो बड़ा ईजी होता है कि जीते हुए बंदे के वोट मुस्तरद करना शुरू कर दें, डबल स्टैंप मार के या जो भी है, तो वो बंदा बाहर हो जाता है। दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे। तो जो मुझे लगता है कि मुमकिन तौर पर शायद ऐसा हुआ होगा। तो अब यानी कि नज़र तो यही आ रहा है कि पहले 7,803 वोट रिजेक्टेड था, 20,000 वोट रिजेक्ट हो गया जनाब एकदम से। और नज़र आ रहा है कि डिलिबरेट एक अटैम्प्ट थी जिसके तहत ये तहरीक इंसाफ के बंदे को यहाँ से हराया गया है। तो अब जनाब जो दूसरा आप देखें तो सिर्फ ये नहीं है
अब मजीद हल्के भी जो है वो एक एक करके खोले जा रहे। तहरीक इंसाफ जो डिमांड कर रही है फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती के, वो नहीं हो रहे पूरे। नून लीग वालों की डिमांड पे हल्के खुल रहे हैं। अब जनाब NA 97 है फैसलाबाद तानिया वाला का हल्का, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब्दुल्ला बलोच जीते थे मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच के मुकाबले में। और यहाँ ये हो रहा है कि यहाँ भी रिकाउंट का ऑर्डर दे दिया गया है और आज इस हल्के में भी रिकाउंट होना है। तो यहाँ भी इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ की जीत को शिकस्त में बदलने के हवाले से जो है वो इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस पर वजह क्या है, इसमें क्यों ऐसा एकदम से शुरू हो गया मामला कि तहरीक इंसाफ की जीती उसी बजाय इसके कि उनकी फॉर्म 45 के मुताबिक जो सीटें बन रही है वो उन्हें दी जाए, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो की जाए, उसका अजाला किया जाए। उल्टा जनाब मजीद हक तलफी पे हक तलफी कि उन्हीं की जीती हुई सीटें जो हैं वो रिकाउंट में उनसे वापस ली जा रही हैं। हो ये रहा जनाब के मोहम्मद मालिक साहब ने, सीनियर साफ़ी, उनका मैं एक तज्जिया देख रहा था, वो ये कह रहे हैं उनके बकौल ये 10 सीटें जो है वो 2/3 अक्सरियत जो है वो पूरी करने के लिए नून लीग को दी जाएंगी। और 2/3 अक्सरियत इसलिए कि कुछ अहम आइनी तरामीम जो है वो करनी है मुस्लिम लीग नून ने, तो वो आइनी तरामीम जो है उनके लिए उनके पास सीटें चूँकि कम हैं, तो अब वो सीटें जो है वो पूरी की जा रही हैं 2/3 अक्सरियत के लिए। तो देखते हैं अगले आने वाले 2-4 दिनों में अगर ऐसा ही होता है तो ये चीज़ जो है वो खुल के सामने आ जाएगी। इसके अलावा जनाब अब मामला जो है वो कौमी असम्बली के इजलास का है, वो 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है स्पीकर नेशनल असम्बली की जानिब से। हालांकि सदर साहब ने समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। इस पर बैरिस्टर अली जफर का ये कहना है, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं, वो ये कहते हैं कि सदर की समरी पे दस्तखत किए जाने के बगैर, सदर की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना ये गैर आइनी गैर कानूनी है। ये नहीं इजलास बुलाया जा सकता, ये गैर आइनी इजलास होगा अगर बुलाया जाता है। अगर इजलास गैर आइनी होता है, पहला उसमें सारे अरकान का हल्फ, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, वज़ीर आज़म का इलेक्शन, ये सारी के सारे स्टेप्स जो हैं वो गैर आइनी करार दे दिए जाएंगे। अगर किसी मौके पर जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमा खुलता है जाके, तो ये सारे जो हैं वो गैर आइनी ही होंगे और ये बंदे कल को उड़ भी सकते हैं अपने ओहदों से। एक और मामला जनाब यह है कि इस पर एक और इसके अलावा जो खबर है वो ये है कि एक जज साहब का इस्तीफ़ा है और इस्तीफ़ा जो है वो दिया गया है जनाब एक जज हैं, सेशन जज है लाड़काना के, शरफुद्दीन शाह, उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि ज़िल्लत के माहौल में वो नौकरी नहीं कर सकते। इनका शिकवा था जनाब जो लाहौर जो सिंध हाई कोर्ट के जज सलीम जैसर, उनसे उनका शिकवा था कि जी वो गैर कानूनी भर्तियाँ उनसे करवाना चाह रहे थे, तो इसलिए जो है उन्होंने वो इस्तीफ़ा दे दिया, उनका दबाव था। अच्छा, आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज एक तो यह है जनाब के तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना, और कल मैंने आपको खबर दी थी कि उसमें जो मौलवी इकबाल जो हैं उनको भी एज अ पटिशनर, उनकी पटिशन भी इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट की हुई है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ। तो मौलवी इकबाल हैदर एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो माजी में वो इस तरह की यानी कि जो पटिशनें डलवाई जाती हैं फरमाइशी प्रोग्राम के तहत किसी को रगड़ा देने के लिए, तो वो इस तरह की पटिशनों के वाले से बड़े मशहूर हैं। तो यहाँ उनका आना एक जो है उसने काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्रिएट कर दिए हैं, लोगों के कान खड़े हो गए भाई ये कि यहाँ भी कोई वारदात तो नहीं डलने वाली कि मौलवी इकबाल हैदर की पटिशन भी लग गई है। तो इस पर आज इलेक्शन कमीशन ने ओपन समात रखी हुई, देखते हैं तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसला आता है या खिलाफ आता है। तो बहरहाल इसके अलावा एक और मामला यह है कि कल जो है सिंध की निगरान काबीना का जो है इजलास हुआ और उसमें जो है वज़ीर आला जो सिंध के थे निगरान वज़ीर आला, उनके दरमियान मकबूल बाकर साहब के दरमियान और जो सिंध के निगरान वज़ीर सेहत थे साद खालिद न्याज़ी, उनमें बड़ी सख्त किस्म की तरखलामी इनके दरमियान पहले भी काफ़ी टाइम से, जब से ये काबीना बनी है, इनके दरमियान नोक झोंक का सिलसिला जारी रहा है। और कल जो है डॉक्टर साद न्याज़ी ने ज़रा खुल के डॉक्टर साद खालिद न्याज़ ने खुलकर निगरान वज़ीर आला पे उन्होंने तनकीद की और कहा जी कि आपने मेरे महकमे में मुदाखलत मुसलसल आपने की है। तो उस पर निगरान वज़ीर आला ने कहा जी उन्हें तरदीद की, लेकिन काफ़ी मामला जो है वो गर्मा गर्मी तक पहुँच चुका था, जिसकी वजह से जो अलविदाई इजलास था सिंध की निगरान काबीना का वो जल्दी ख़त्म करना पड़ा। तो फिर एक और निगरान वज़ीर थे ईश्वर लाल, उन्होंने भी निगरान वज़ीर आला सिंध जो है मकबूल बाकर पर बड़ी सख्त तनकीद की। और सादुल्लाह न्याज़ जो है निगरान वज़ीर सेहत थे सिंध के, उन्होंने तो निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर के बारे में उन्होंने कहा जी कि उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं और वो वकला से बात कर रहे हैं कि उन्हें वो नोटिस भी जारी करेंगे। तो आज इसके अलावा जनाब एक रात को खबर जो आई वो बड़ी मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि बिजली की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे का इजाफा कर दिया गया है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बाद में। जनवरी के बिलों पे ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगेगी, मार्च के बिलों में ये रिसीव की जाएगी। तकरीबन कुछ 66 अरब के करीब जो है पाकिस्तानी अवाम से एक्स्ट्रा वसूल किए जाएंगे, उस पाकिस्तानी अवाम से जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। और रमज़ान का महीना भी है, रमज़ान में ऑलरेडी
जो है महंगाई इतनी ज़्यादा होती है, लोगों के अखराजात काफ़ी बढ़ चुके होते हैं, तो रमज़ान के महीने में यानी मार्च के बिलों में ये 7 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट जब वसूल किया जाएगा तो मुझ समेत जो पाकिस्तानी अवाम हैं उन सब की ठीक ठाक चीखें निकल आनी है। बहरहाल अब आगे तो ये सिलसिला जो है वो जारी रहना है। बाकी ये जनाब अपडेट्स हैं। बाकी आज कुछ लीगल केसेस भी हैं, उधर जरदारी साहब जो हैं वो रब्ते कर रहे हैं सारी सियासी जमातों के साथ, इस तरीके साहब के साथ भी शायद रब्ता किया जाए कंसेंसस प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए। इस वाले से देखते हैं कि क्या होता है। सिंध बाकी बलूचिस्तान में अब वज़ीर आला का इंतखाब रह गया, उस हवाले से आज इम्कान है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला का भी आज फैसला हो जाएगा कि कौन आता है बलूचिस्तान का निगरान वज़ीर आला। बाकी तकरीबन सारी हुकूमतें जो है उसमें तय पा चुका है कि वज़ीर आज़म कौन, वज़ीर आला कौन, स्पीकर कौन, डिप्टी स्पीकर कौन, काबीना में कौन होगा, वो भी अब फैसले जो हैं वो एक एक करके हो रहे हैं। सिंध की जो काबीना है वो भी इब्तदाई तौर पर नाम सामने आ चुके हैं, नासिर शाह का, सईद गनी का, शर्जील मेमन का और मुकेश चावला का और कुछ दीगर नाम जो है वो सामने आए हैं। और देखते हैं कि क्या ये बनती है काबीना। लेकिन यह है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को तीसरा चौथा मुसलसल टेन्योर मिला है और मेरे ख्याल से ये इस मरतबा अगर पीपल्स पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाती तो ये उनका चौथा और आखिरी टेन्योर होगा। इसके बाद फिर हालात जो है किसी और तरफ जाएंगे। तो मरियम नवाज साहबा ने बाय द वे आज बुलाया है, सेक्रेटेरिएट में इजलास बुलाया है, सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर पहला उन्होंने सरकारी इजलास बुलाया। तमाम जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी को आज उन्होंने बुला रखा है। तो कल उन्होंने रात थानों शानों के विज़िट भी किए, थाना शालीमार का विज़िट किया, कैदियों से मुलाकातें की, पुलिस के अमले से बातचीत की। तो देखते हैं किस तरह का वो पंजाब में लेके आती है माहौल, किस तरह की गवर्नेंस करती है। लेकिन मुझे जो लग रहा है उनके स्टाइल से कि वो शहबाज शरीफ वाला जो अंदाज़ है, वो बूट पहन के सड़कों में निकल जाना, वो पॉपुलिस्ट किस्म के जो है वो फैसले, बूट पहन के सड़कों में निकल जाना, आवाम में इधर निकल जाना उधर निकल जाना, अच्छी बात है, आवाम में आपको जाना चाहिए। वो आवाम जिनसे बंदा मुंतखब होकर आता है, यहाँ तो उनके इंतखाब के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि उनका इलेक्शन पता नहीं वो जीती थी या नहीं जीती थी। इस पर तहरीक साफ कह रही है भाई कि वो नहीं जीती थी, अपनी सीट हार गई थी। लेकिन वो अवाम जिनसे आप जीत के आते हैं उन अवाम से आपको कनेक्शन रखना चाहिए। तो वो अब जा रही हैं लोगों के पास, अच्छी बात है। और इसी तरह का अंदाज़ अगर वो रखती हैं तो वो एक सक्सेसफुल सीएम बन सकती हैं। लेकिन जो उनका जारहाना मिजाज है, जिस तरह का उन्होंने किया उस्मा कारदार के साथ, तो ये कुछ और ही बता रहा है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान का भला करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।